लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरोजेनी कि कैसे हाई रिलीफ फीचर बन रहा है। तो दो टाइप के माउंटेन्स हम लोग को समझना है बेसिकली, फोल्ड और फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन में दो तीन टर्म है जो समझ लेना है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। सिंक्लाइन हुआ आपका नीचे डाउन फोल्ड जिसमें वैली बनेगा, एंटीक्लाइन जो हो गया आपका अप फोल्ड जहाँ पे आर्क बनेगा। ठीक है। फोल्ड माउंटेन कन्वर्जेंट बाउंड्री में बनता है, याद रखना है। ठीक है। और हिमालयाज एग्जांपल है, आल्प्स यूरोप में है, रॉकीज अमेरिका में है, अरावलीज जो आपका इंडिया में ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। अब देखिए फोल्ट माउंटेन को अभी कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए। फोल्ट माउंटेन बेसिक क्या होता है ना, फोल्ट मतलब होता है क्रस्ट में क्रैक। मतलब जब दो प्लेट्स होगा या जो अर्थ का क्रस्ट है, हर साइड से अगर बहुत ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है उस पर, ठीक है, तो जैसे ही वो पुल अपार्ट होगा तो उसमें क्रैक आ जाएगा। ठीक है, मतलब टेंशन बहुत है प्लेट में कि हर तरफ से दबा हुआ है, तो जैसे ही वो पुल अपार्ट होगा तो उसमें क्रैक बनेगा, वो क्रैक ही फॉल्ट है। अब क्रैक बनने के कारण जब वर्टिकल मूवमेंट हुआ तो जो नीचे पोर्शन चला गया वो ग्रेबन होगा, जो ऊपर रह गया दैट इज द होस्ट, दैट इज द ब्लॉक माउंटेन। ठीक है। तो यूजुअली होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री में। तो डाइवर्जेंट जहां होगा वहां वर्टिकल फॉल्ट बनेगा। पर ऐसा मत समझिए कि वर्टिकल फॉल्ट ही एक तरीके का फॉल्ट होता है, जो नॉर्मल फॉल्ट है वो वर्टिकल है। वर्टिकल मूवमेंट सिर्फ नॉर्मल फॉल्ट में जैसे कि आपका जो सियरा नोवेडा हो गया यूएसए में, हार्ज माउंटेन जर्मनी में, विंध्या सतपुरा इंडिया में, दे आर लाइक एग्जांपल ऑफ दिस नॉर्मल थ्रस्ट। ठीक है। तो देखिए नॉर्मल फॉल्ट समझ गए कि अगर कोई चीज पुल अपार्ट हुआ तो नॉर्मल फॉल्ट बनेगा। तो जो मान लीजिए कोई दीवार से टकराया हुआ था, आप पीछे खींचिएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब फिर से मान लीजिए टकराया, मतलब दोनों कंप्रेशन से, टेंशन से दोनों सटा हुआ है, अब पीछे से कोई कंप्रेस कर देगा तो जो पीछे जो टका हुआ ऊपर चल जाएगा ना, तो वो रिवर्स फोल्ट है, रिवर्स फोल्ट या थ्रस्ट फोल्ट बोलेंगे। ठीक है। अब कहीं कहीं होता है लेटरल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होता है फोल्ट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेरेंडियास फोल्ट, एक एग्जांपल है उसका। तो ये नहीं समझना है कि फोल्ट हमेशा ही आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री में बनेगा, फोल्ट होता है आपका क्रैकिंग। ठीक है, ये चीज समझना है। और उसके बाद अरावली आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। folds are created folds are only created by compression. If the crust is under tension it will fold or lift but won't fold. ये चीज समझना है कि फोल्ड हमेशा कंप्रेशन से बनेगा, जबकि फोल्ट जो है आपका पुलिंग अपार्ट से भी बनेगा और कंप्रेशन से भी बनेगा। ये चीज समझना है। रिफ्ट वैली आर फाउंड इन ओशियन। रिफ्ट वैली आपका ओशियन में भी रहेगा और लैंड में भी रहेगा। जैसे इंडिया का नर्मदा वैली लैंड पे है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली आपका ओशियन पे है। ठीक है। ओरोजेनी और इपिरोजेनी क्या है? इपिरोजेनी हुआ आपका वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है। ओरोजेनी हुआ आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक है। तो ओरोजेनी एपिरोजेनी समझ के रखना है। एपिरोजेनी होता है कंटिनेंटल फॉर्मिंग, ओरोजेनी होता है तुम्हारा माउंटेन फॉर्मिंग। तो एक तरह से आपका फोल्डिंग फोल्डिंग होगा वो ओरोजेनी में होगा, बल्कि इपिरोजेनी में आपका बेसिकली अपलिफ्ट होगा, वर्टिकल मूवमेंट होगा। नापे क्या है? नापे बेसिकली जहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है कि जो फोल्ड माउंटेन है, बड़ा फोल्ड माउंटेन, दैट इज कॉल्ड नेपे। ठीक है। और इकोनॉमिक पावर हाउस है ही, ये चीज समझ लेना है। फिर इसके बाद देखिए कन्वर्जेंट बाउंड्री में फोल्ड माउंटेन बनेगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री में आपका रिफ्ट वैली बनेगा। ठीक है, ये चीज समझना है। और ग्रेवन और होस्ट पता चल गया। ग्रेवन आपका रिफ्ट है, होस्ट आपका ऊपर में उठा हुआ जो पार्ट है वो है। विंध्या सतपुरा पता चल गया, एंटी क्लैंसिंग लाइन पता चल गया, टेंशन जो नॉर्मल फोल्ट पता चला गया। तो रेजिडुअल माउंटेन भी समझ लेते, तो हम लोग ब्लॉक माउंटेन फोल्ट माउंटेन समझ लिए। रेजिडुअल माउंटेन, तो रेजिडुअल माउंटेन है कि डिनंडेशन के बाद जो माउंटेन लेफ्ट ओवर होगा तो दैट इज द एक्चुअल द रेजिडुअल माउंटेन। तो रेजिडुअल माउंटेन का हाइट कम होगा, उसका पीक राउंडेड होगा, जेंटल पीक होगा। जैसे इंडिया में अरावली हो गया, नीलगिरी हो गया, पारसनाथ हो गया, राजमहल हो गया, रेजिडुअल माउंटेन है। यूराल हो गया, प्लासियन हो गया, ये सब रेजिडुअल माउंटेन है। ठीक है। अ, तो आप माउंटेन बेल्ट बेल्ट को एक बार इमेजिन करवा सकते हैं किसी को भी कि एक सरकम पैसिफिक बेल्ट होगा जो आपका, हाँ, यहाँ पे एंडीज बनेगा, अमेरिका में रॉकीज बनेगा, जो जापान फिलीपींस का आइलैंड आर्क है वो एक बनेगा। फिर आपका अल्पाइन हिमालयन बेल्ट है, जो आपका अफ्रीका में एटलस माउंटेन हो गया, यूरोप में आल्प्स हो गया, कोकेसस कोकिकस हो गया, और इंडिया में हिमालयन जो हॉरिजॉन्टल चेन बनेगा वो एक ग्लोबल माउंटेन मैप है। ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है जैसे कि अप्लासियन माउंटेन कहाँ आएगा? तो अप्लासियन बेसिकली फोल्ड माउंटेन है।
लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन है एंडीज होगा। ट्रेडिशनल यूराल माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन इंडिया में आपका रावलीज हो गया। और आपका राजमहल हिल्स सब भी ओल्ड है। तो रेजिडुअल माउंटेन बना, रेजिडुअल एक्सोजेनिक फोर्स से बनेगा, ठीक है। और ये करेक्शन है कि अप्लासियन भी आपका ये है, क्या बोलते हैं, रेजिडुअल माउंटेन है। बहुत ही जल्दी हम लोग पेट्रोलॉजी को समझ लेते हैं। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। रॉक साइकिल में सबसे पहला इग्नियस रॉक है, प्राइमरी रॉक है। इग्नियस रॉक है जो आपका अर्थ का मैग्मा और लावा से बना है, ये चीज समझने वाला है। अब प्राइमरी रॉक इसलिए है क्योंकि सारा रॉक इसी से अल्टीमेटली डिराइव होगा, ठीक है। क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है, तो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर पे थोड़ा ये है, बट यहाँ पे कोई फॉसिल फिल नहीं हो रहा, हार्ड होगा। तो अगर इग्नियस रॉक है तो अंदर भी बन सकता है, इंट्रूसिव फॉर्म होगा। इंट्रूसिव फॉर्म ही प्लूटोनिक होगा, और जो एक्सट्रूसिव फॉर्म होगा वो वोल्केनिक होगा। तो वोल्केनिक इंट्रूसिव होगा जो कि अंदर ही अंदर ठंडा हुआ है, जैसे कि ग्रेनाइट, वहां पे लार्ज क्रिस्टल बनेगा क्योंकि स्लोली ठंडा हुआ है। जबकि जो एक्सक्लूसिव है वो तुरंत बाहर आ गया, तो उससे क्या हुआ कि बाहर जल्दी ठंडा हो गया, तो वो फाइन ग्रेन्ड होगा, जैसे कि ऑब्सीडियन हो गया, बसाल्ट हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक होता है कि लिथिफिकेशन करिएगा, मतलब पहले तो वेदरिंग होगा, वेदरिंग के बाद एक्यूमुलेशन होगा, कॉम्पेक्शन होगा, फिर लिथिफिकेशन होगा। लिथिफिकेशन एक्चुअली द सीमेंटेशन ऑफ दैट सेडिमेंट, जो सेडिमेंट एक्यूमुलेट हुआ इतना समय से, कॉम्पैक्ट हुआ, वो सीमेंट हो गया, ठीक है। वो लेयर में होता है, इसलिए अगर लेयर में तो बीच में अगर कोई फॉसिल जम गया तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैकेनिकली जो फॉर्म हुआ है वो सैंड स्टोन हो गया, सेल हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया। ऑर्गेनिकली जो फॉर्म हुआ है कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ठीक है। आपका केमिकली जो फॉर्म हुआ है वो हेलाइट, जिप्सम, ये सब हुआ है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। मेटामॉर्फिक हुआ कि जब एग्जिस्टिंग जो रॉक है वो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जाता है, ठीक है, विथआउट मेल्टिंग, तो जो उसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे गया है, ठीक है, ये चीज समझना है। तो ये मेटामॉर्फिक से भी हार्ड हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी लेयर्ड लुक रहेगा क्योंकि सेडिमेंट्री से ही बना है, ठीक है, और रिक्रिस्टलाइजेशन होगा इसमें, ठीक है। लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाएगा, सेल स्लेट में चेंज हो जाएगा, ग्रेनाइट की नहीं, सेल का भी तो खेला है। सेल अगर सेल में अगर प्रेशर बना तो सिस्ट बन जाएगा, और सेल में अगर टेम्परेचर लगा तो वो स्लेट हो जाएगा, और उसमें फिर पाइलाइट बन जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देने वाला बात है। रॉक साइकिल क्या है, मैग्मा ठंडा हुआ, इग्नियस रॉक बना, वेदर्ड इरोड हुआ तो सेडिमेंट बना, सेडिमेंट से लिथिफाई हुआ तो सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री रॉक हीट और प्रेशर में गया तो मेटामॉर्फोसिस हुआ। तो मेटामॉर्फिक में भी क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है क्योंकि वहां पे फिर अंदर में बहुत चीज हो रहा है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट फिर होगा तो मैग्मा बन जाएगा, साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक में ही फॉसिल हो सकता है। प्राइमरी रॉक, तो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक जो है आपका सरफेस का 75% है, बल्कि जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक है टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रस्ट अगर लोगे तो उसका 95% है, ठीक है। तो सरफेस पे सेडिमेंट्री रॉक ज्यादा है, ठीक है। ग्रेनाइट एक वोल्केनिक रॉक है। ग्रेनाइट इंट्रूसिव है, अंदर प्लूटोनिक रॉक होगा, ठीक है। इग्नियस में बहुत सारा मेटेलिक मिनरल्स मिलेगा, सेडिमेंट्री में फॉसिल फ्यूल मिलेगा, प्रीसियस स्टोन मेटामॉर्फिक में मिलेगा, हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सब आपको मेटामॉर्फिक, सबका अपना अपना यूज है, ठीक है। और प्राइमरी रॉक है क्योंकि स्टार्ट हुआ है प्रोसेस इसी से। ग्रेनाइट में क्योंकि वहाँ पे मैग्मा है। लिथिफिकेशन हुआ कि सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स को लिथिफिकेशन बोलते हैं। लाइमस्टोन आपका मार्बल में चेंज हो जाएगा। ऑब्सीडियन क्योंकि एक्सक्लूसिव फॉर्म है इसलिए इसमें क्रिस्टल नहीं होता है। एक नुआंस पॉइंट ये देख लेना है कि मेटामॉर्फिक रॉक में एक फोलिएशन करके प्रोसेस होता है, मतलब कि जब वो जो सारे मिनरल्स है वो अलाइन हो जाएंगे तो एक स्ट्रक्चरल फीचर बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक में जो एक लेयर्ड सीट लाइक एक्सपीरियंस बनाएगा, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली द फोलिएशन, ये मेटामॉर्फिक रॉक में हाई प्रेशर की वजह से होगा, ठीक है। दैट इज द डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। बहुत ही स्पीड से रिवर का लैंडफॉर्म समझ लेते हैं। तो रिवर जब देखो, रिवर का 3 स्टेज है, यूथफुल स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज और ओल्ड स्टेज। जब रिवर अपना यूथफुल स्टेज में रहेगा उस समय वर्टिकल इरोजन करेगा, ठीक है। अब वर्टिकल इरोजन करेगा तो वी शेप्ड वैली बनेगा, ठीक है, सबसे पहले ये समझना है। गोर्ज और कैनियन बनेगा। तो गोर्ज और कैनियन में बेसिक अंतर क्या है, जो गोर्ज होता है ना उसका ऊपर और नीचे का विड्थ सेम होता है, जबकि कैनियन होगा वो क्योंकि बहुत पुराना हो जाता है तो ऊपर का विड्थ ज्यादा हो जाता है, नीचे का कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज समझना है। वाटरफॉल और रैपिड बनेगा। वाटरफॉल बेसिकली कब बनता है कि जब सॉफ्ट और हार्ड रॉक का पैटर्न वर्टिकल होगा तो वाटरफॉल बनेगा। और रैपिड होगा आपका जब हॉरिजॉन्टल में आपका सॉफ्ट और रेजिस्टेंट फ्लो क्लियर होगा तो रैपिड बनेगा, ठीक है।
और पोर्ट होल हो गया आपका सिलेंड्रिकल रॉक की बेड में क्या होगा ना कि वो सिलेंड्रिकल डिप्रेशन होगा, जो पेबल्स का स्वेलिंग ड्रिलिंग इफेक्ट की वजह से पोर्ट होल बनता है। ठीक है, यूथफुल स्टेज में ही हम लोग रिवर कैचिंग या रिवर पायरेसी देखेंगे, जैसे कि जो सरस्वती रिवर है वो यमुना रिवर से डाइवर्ट हो गया, मतलब यमुना और सतलज मिलके सरस्वती रिवर का डाइवर्ट कर दिया, और जैसे नुब्रा रिवर श्योक रिवर को कैप्चर कर लिया, ये चीजें। और इसमें जो जो याद आ रहा है हमको, जैसे कि पोर्ट होल हम लोग समझ गए, प्लंज पुल समझ गए कि वाटरफॉल जब नीचे गिरेगा तो एक प्लंज पुल बनाता है। ठीक है, रैपिड अप वर्टिकल में रैपिड समझ गए, देयर इज ए कैटरेक्ट भी है, वो भी समझना होगा। और उसके बाद एब्रेशन और कोरेजन दो प्रोसेस है, वो समझना होगा। कुछ कुछ टर्म सुनिएगा, उसको सुन के कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक हाइड्रेशन टर्म है, हाइड्रेशन टर्म हुआ कि जो पानी बहता पानी से जो रॉक टूटा वो हाइड्रेशन हो गया, केमिकल एक्शन से टूटा वो कोरोजन हो गया। ठीक है, एक एक टर्म है एट्रिशन। एट्रिशन है कि जो रिवर का पार्टिकल्स है वही एक दूसरे से टकरा रहा है और टूट रहा है। ठीक है, और कोरेजन और एब्रेशन क्या है कि वो जो रिवर का लोड है वो रॉक के अगेंस्ट टकरा रहा है, रॉक को तोड़ रहा है। ठीक है, तो एट्रिशन और कोरेजन में अंतर समझ गया ना। एट्रिशन में है कि जो रिवर का पार्टिकल्स आपस में ही टकरा के टूट रहा है। ठीक है, और दूसरा है कि कोरोजन एब्रेशन हुआ कि रॉक बेड का पार्टिकल को तोड़ रहा है। डाउन कटिंग भी हो रहा है कि जो वैली डीप होता है वो डाउन कटिंग से हो रहा है। लेटरल इरोजन भी हो रहा है कि जो वॉल्स के मतलब साइड साइड से जो है आपका जो वैली वाइड होगा तो लेटरल इरोजन भी हो रहा है। देयर इज ए हेडवर्ड इरोजन भी हो रहा है कि स्ट्रीम चैनल जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां भी इरोजन हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझना है। और हेडवर्ड इरोजन के कारण ही रिवर पायरेसी होता है। ठीक है, तो देखिए गोर्ज और कैनियन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये दोनों ही रिवर का क्या बोलिएगा एब्रेसिव लैंडफॉर्म्स है। तो शुरू में जब इरोजन होगा तो बहुत सालों तक वो गोर्ज बनेगा। गोर्ज हुआ कि आपका नैरो स्टीप साइडेड जो लैंडफॉर्म है, जबकि जब बहुत साल हो जाएगा तो वो जो उसका माउथ है वो टॉप में ज्यादा विड्थ हो जाएगा, वैली बहुत डीप हो जाएगा, दैट बिकम्स कैनियन। ओके, देखिए मैच्योर स्टेज में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। मैच्योर स्टेज में आपको मिएंडर मैच्योर स्टेज में एक तो लेटरल इरोजन दिखाने लगेगा। देखिए ऐसे नॉर्मल नॉर्मल स्टेज में क्या होता है कि आपका हेडवर्ड या डाउन कटिंग या वर्टिकल इरोजन ज्यादा होगा कि वैली को डीप करेगा, स्टीप करेगा, ये सब चीजें होगा। पर जैसे ही रिवर मैच्योर हुआ तो आपका जो रिवर बेड है उसको वाइड करने के लिए कोशिश होगा, दैट इज ड्यू टू द लेटरल इरोजन, वैली वाइड होगा। ठीक है, और तो लेटरल इरोजन समझना होगा। तो रिवर स्टार्ट्स इन द एस शेप, तो मिएंडर्स बनना स्टार्ट होगा, एलुवियल फेंस बनना स्टार्ट होगा, रिवर टेरेस बनना स्टार्ट होगा। रिवर स्टेप क्या है ना कि स्टेप लाइक प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, मान लीजिए कि रिवर आज से अपना अपना प्लेन से आगे बढ़ रहा है तो बहुत सारा वहां पे फ्लड ले आया, फिर और बढ़ेगा, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप स्टेप बन जाता है जिससे रिवर टेरेस बनता है। तो मेंढर तो हम लोग जान ही रहे हैं कि जो आपका इरोजन और डिपोजिशन की वजह से होगा। ठीक है, एक तरफ से इरोजन करेगा एक तरफ डिपोज करेगा, तो मेंढर में ही ऑक्सबोर लेक बनेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। उसके बाद एलुवियल फैन क्या है। एलुवियल फैन बेसिकली माउंटेन्स को जब छोड़ेगा ना तो बहुत सारे जो सेडिमेंट और रॉक पार्टिकल्स है वो माउंटेन के फुटहिल्स में छोड़ता है, तो वो जो ये बनता है वो दैट इज द एलुवियल फैन। ओल्ड स्टेज में डिपोजिशन प्राइमरी एक्टिविटी होगा तो ऑक्सबो लेक बनेगा। ऑक्सबो लेक आपका क्या हुआ कि मिएंडर जो बन रहा था उसमें क्या होगा कि ओल्ड लूप को छोड़ देगा तो एक क्रिसेंट शेप का लेक बनेगा, बाकी स्ट्रीम एक दूसरे से जुड़ जाएगा, दैट इज दी ऑक्सबो लेक। ठीक है, और नेचुरल रीफ समझ गए, ब्रेडेड चैनल समझ गए, डेल्टा बनेगा। ठीक है, डिपोजिशन में क्या क्या फीचर है, सबसे पहले एलुवियल फेन हम लोग समझ गए, एलुवियल कौन समझ गए। ठीक है, दूसरा नेचुरल लीव समझ गए कि जब बाढ़ आएगा तो इम्बैकमेंट बन जाएगा रिवर के दोनों साइड, तो नेचुरल लीव हो गया। डेल्टा बनेगा। उसके बाद हम लोग ब्रेडेड चैनल देखें कि रिवर बहुत सारे स्ट्रीम में टूट जाएगी जब वो समुद्र से मिलने के लिए जाएगी। ठीक है, डेल्टा बहुत टाइप का डेल्टा है, एक्रूवेट डेल्टा है, बर्ड्स फूड डेल्टा है, एस्चुरिन है। ठीक है, देखिए रिवर रिजुविनेशन का भी कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर स्टेज ऑफ इरोजन चेंज हो जाए, ये कैसे हो सकता है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो सकता है, क्लाइमेटिक एक्टिविटीज से हो सकता है।
पॉजिटिव रिजुविनेशन कब होगा? कि सी लेवल राइज हो गया लैंड से, ठीक है, मतलब कि अब ज्यादा इरोजन नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज है। दूसरा है कि सी लेवल नीचे चला गया विद रिस्पेक्ट टू लैंड से, अब ज्यादा वैली बनेगा, ज्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा, ये चीज है। तो बेसिकली है कि अगर लैंड राइज हुआ तो ओल्ड रिवर जो है वो अपना यूथ स्टेज को फिर से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। निक पॉइंट्स क्या होता है? निक पॉइंट होता है कि जहाँ पे ओल्ड और न्यू प्रोफाइल जो है मीट करता है, ठीक है, निक पॉइंट होगा। ह्यूमन इंटरप्ट है कि देखो, जब रिवर इंटरलिंकिंग जैसा प्रोजेक्ट को बात करते हैं ना, तो नेचुरल प्रोसेस को भी ध्यान में रखना होगा कि रिवर बहुत सारा सेडिमेंट ट्रैप करता है, डेल्टा फॉर्म करता है, तो ऐसा करोगे तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत ही स्पीड रखेंगे। रिवर का एक बार फिर से अच्छा से रिवाइज कर लिया जाए। सबसे पहले रिवर जब स्टार्ट होता है तो उसमें हाई पोटेंशियल एनर्जी है, तो स्लोप से गिरेगा, ठीक है, तो वर्टिकल इरोजन होगा, वी शेप्ड वैली बनाएगा, वी शेप्ड वैली बनाया, गोर्ज कैनियन बनेगा, ठीक है। अब मेच्योर स्टेज में जाएगा तो वाइडनिंग हो जाएगा, तो तुम्हारा लेटरल इरोजन होगा, और लेटरल इरोजन में तुम्हारा वैली वाइडनिंग में पेने पेने बोल रहे हैं, लीव्स बनेगा, ठीक है, मियांडर्स बनेगा, मियांडर्स में एक जगह इरोजन होगा, एक जगह डिपोजिशन होगा, ठीक है। यू शेप्ड वैली ग्लेशियल में शुरू से बनता है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। वी शेप्ड वैली, और इसमें भी यू शेप बनेगा बट एकदम ओल्ड स्टेज में बनेगा, ये चीज है, जो हाँ बॉटम फ्लैट हो जाता है। रिवर का मेच्योर स्टेज में एनर्जी ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, पहला शुरुआत में एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन सब है कि क्यों रिवर का कटना है, क्योंकि मेच्योर स्टेज में उसका स्लोप घट जाता है, तो वेलोसिटी घट जाता है उसका, ठीक है। ये चीज है। अब उस पर उसमें अब नीचे काटता, मतलब जो वर्टिकल, तो लेटरल इरोजन कैसे कर रहा है? लेटरल इरोजन कर रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर से, कितना ज्यादा उसमें पानी है ट्रिब्यूटरी से, उसका जो प्रेशर से फिर वो लेटरल इरोजन कर रहा है, ठीक है। केनियन जो है आपका एरिड रीजन में होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे पानी नहीं हो रहा है, तो वो आपका साइड, बिकॉज देर इज वेरी लिटिल रेनफॉल टू को साइड वेदरिंग, ठीक है। तो रिवर आपको वर्टिकली काटते जाएगा, काटते जाएगा, काटते जाएगा, ठीक है। तो कैनियन बन जाएगा, ठीक है, और नहीं तो वी सेट वैली बन जाएगा, ठीक है। इरोजन आपका डिपोजिशन इनर साइड में होता है, तो एक जो काटेगा आउटर साइड में उसको कट बैंक बोलेंगे, और जहाँ डिपोजिशन होगा उसको पॉइंट बार बोलेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में, वेलोसिटी का बात है। और निक पॉइंट्स हुआ कि रिवर रिजुविनेशन का है कि अगर वापस से लिफ्ट अपलिफ्ट हो जाता है, तो जो ओल्ड पानी का जो थक गया था, जिसका एनर्जी खत्म हो गया था, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो इरोजनल फीचर क्या क्या है? वी शेड वैली, गोर्ज कैनियन, पोर्ट होल, प्लंज होल, समझ गए। पोर्ट होल हो गया कि आपका एट्रीशन, हम लोग समझे थे ना, एट्रीशन और एब्रेशन से, तो एब्रेशन होता है कि रिवर बेड को तोड़ेगा, तो उससे ही पोर्ट होल बनेगा, ठीक है। अब प्लंज पुल बनेगा कि वाटरफॉल के नीचे प्लंज पुल बनता है। इंसाइज्ड और इंट्रेंस्ड मेंडर बना कि रिवर जो रिजुविनेशन का साइन है, ठीक है। इंसाइज या इंट्रेंस्ड मेंडर जो है आपका रिजुविनेशन का साइन है, कि मान लीजिए जो अब अ, जब अपलिफ्ट हो गया तो उससे क्या होगा कि वर्टिकल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वर्टिकल काटने का। रिवर टेरेस समझ गए हैं कि स्टेप बाय स्टेप वो टेरेस बन जाता है, ठीक है। ये आपका ये सब इरोजनल वाला ही है, ठीक है। हाँ, पोर्ट होल समझ गए हैं, हेडवर्ड इरोजन समझ गए हैं, ठीक है। हेडवर्ड इरोजन हुआ आपका, ठीक है। रिवर सिर्फ डाउन साइड में इरोड नहीं करता, पीछे भी इरोड करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रिवर पायरेसी हो सकता है। वाटर, दिस इज हाउ ए वाटरफॉल रिट्रीट्स अपस्ट्रीम, ओके, ये भी समझना होगा। बेस लेवल है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट टू विच रिवर कैन इरोड टू ए बेड, उसका बेस लेवल क्या है? मोस्ट रिवर का वो सी लेवल होता है, जितना बेस लेवल घटेगा, ठीक है, मतलब सी लेवल नीचे जाएगा, रिवर उतना ही एग्रेसिवली इरोड करना स्टार्ट करेगा, ये चीज नुआंस पॉइंट है, ये चीज समझने वाला पॉइंट है। और टूल ऑफ इरोजन क्या है? ये सब पोर्टहोल्स बनाने का, ठीक है। तो एब्रेजन एक प्रोसेस है, जो टूल है यहाँ पोर्टहोल बनाने का।
प्लंज पूल समझ गए हैं। इंसाइज मींडर हुआ कि फिर से रिजुविनेशन हो गया है। पियर्ड अनपियर्ड आप समझ गए हैं। गोर्ज कैनियन का स्केल समझ गए हैं कि वाइडर कौन होगा। ठीक है, डिपोजिशन में एलुवियल फेन समझ गए। ठीक है, जो कि आपका यंग स्टेज में ही होगा, जो सडन डिपोजिशन होता है। ठीक है, नेचुरल लीव आपका मेच्योर स्टेज में होगा जो बनेगा। ठीक है, पॉइंट बार्स मिएंडर बार्स आपका पॉइंट बार्स और ये कट बैंक्स बनेगा। ब्रेडेड चैनल्स है कि जो कि आपका अ, बहुत सारे छोटे छोटे उसमें डिवाइड होगा, तो दैट इज द ब्रेडेड चैनल्स। डेल्टा बनेगा। ये समझ गए, डेल्टा में भी बर्ड फुट डेल्टा है जो कि मिसिसिपी का है। ठीक है, एलुवियल फेंस डेल्टा में फाइन स्लिट होगा, ये चीज़ समझने वाला बात है। पॉइंट बार कट बैंक समझ गया। डेल्टा में सब्सिडेंस है कि अगर आप अपस्ट्रीम में डैम बना लेते हैं तो नीचे अब डेल्टा नहीं बनेगा ना, क्योंकि सेडिमेंट तो आपका डैम में स्टोर हो गया। अब उससे क्या होगा कि कोस्टल कोरोजन होगा, ये भी टेंशन वाला बात है कि तो एक नेट लैंड लॉस होता है इससे, ये आपको समझना होगा। पॉइंट बार का स्ट्रेटजी क्या है? पॉइंट बार सर ऑफन द मोस्ट फर्टाइल रिवर वैली का फर्टाइल एरिया होगा, तो कट बैंक है, पॉइंट बार है। ठीक है, कि जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हुआ है वो सब पॉइंट बार्स का में ही इस्तेमाल हुआ, तो ये भी एक पॉइंट आपको समझना होगा। ठीक है, नेचुरल लीफ कहाँ बनेगा? मिडिल स्टेज में बनेगा नेचुरल लीफ, और कहाँ बनेगा? एलुवियल फेन वर्सेस डेल्टा। सेडिमेंट एलुवियल फेन में पथरीला होगा, डेल्टा में कोर्स जो फाइन मटेरियल होगा। ब्रह्मपुत्र गंगा से ज्यादा ये क्यों बना था? ब्रह्मपुत्र का सिल्ट पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ये आपको समझना होगा। हाँ, इनर कर्व ऑफ मेंढर में अगर है तो आपको डिपोजिशन दिखेगा, आउटर बैंक में कटिंग दिखेगा। और उसके बाद ठीक है, तो भैया रिवर का ड्रेनेज पैटर्न समझ लेते हैं अपन लोग कि जो डेंड्राइटिक पैटर्न क्या है ना, डेंड्राइटिक पैटर्न आपको सिंधु में दिखेगा, गंगा में दिखेगा। ये सब एक्चुअल में क्या है कि ब्रांचेस ऑफ ट्रीज के हिसाब से है। ठीक है, और ये एक तरह से आप बोलिएगा तो सब्सिक्वेंट और जो अ, उसका डाइवर्जेंट डिसिक्वेंट बाउंड्रीज बनता है कि एक स्टीप स्लोप में रिवर का प्राइमरी रिवर फ्लो करेगा, फिर ट्रिब्यूटरीज उसको ज्वाइन करेंगे एज ए ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ठीक है, जहाँ पे अंडरलाइंग रॉक यूनिफॉर्म है, इक्वल रेजिस्टेंस में, स्लोप जेंटल है, तो पानी डेंड्राइटिक पैटर्न में बहेगा, इधर उधर से आके पानी मेन मेन रिवर फ्लो को जोड़ेगा। ट्रेलिस पैटर्न आपको दिखेगा जहाँ सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक का ये होगा। तो जो मेन रिवर है वो तो सीधा सीधा जाएगी, उसकी जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है वो उसके पैरेलल जाएगी, बट जो उसकी जो दूसरी रिवर्स है वो जो सेकेंडरी आप उसकी ट्रिब्यूटरीज को बोलिए वो 90 डिग्री पे ज्वाइन करेगी। ठीक है, हिमालयन फुट हिल्स में बहुत सारे हैं, प्लासियन जो है वो एक ट्रेलिस पैटर्न दिखाता है। रेडियल पैटर्न हुआ कि स्ट्रीम जो होगा ना, एक सेंट्रल हाई पॉइंट से स्ट्रीम फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए वोल्केनिक कोन है तो अमरकंटक माउंटेन रेंज है, उससे फिर आपका नर्मदा निकल रही है, सोन निकल रही है, रेडियल पैटर्न है। ठीक है, ये चीज समझ गया। सेंट्रीपिटल हुआ कि स्ट्रीम हर जगह से जाके एक जगह मिल रही है, तो एक सेंट्रल डिप्रेशन है जहाँ पे मिल रही है, जैसे लोकतक लेक हो गया, सांबर लेक हो गया, वो सेंट्रीपिटल पैटर्न है। रेक्टेंगुलर पैटर्न है कि जो मेन स्ट्रीम ही है वो शार्प बैंड बना रहा है, राइट एंगल बैंड बना रहा है। ठीक है, मतलब अगर रॉक सब जो स्ट्रांगली जॉइंटेड है ना, और रिवर जो है रॉक के फोल्ड्स में कर्व करता है, ये चीज समझना होगा। ठीक है, तो देयर इज ए कंसिक्वेंट रिवर हो गया कि जो नेचुरल स्लोप को फॉलो करेगा। एंटीसीडेंट रिवर हो गया कि जो कि माउंटेन से पुराना है, माउंटेन अपलिफ्ट हुआ है बाद में, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज हो गया, ये सब है। ठीक है, और सुपर इम्पोज रिवर हुआ कि रिवर अपना पुराना ही ट्रेजेक्टरी को, बट वो इतना पुराना है कि वो जो नॉर्मल रिवर बेड है उसका ओल्डर में चला गया है। ठीक है, दामोदर स्वर्ण रेखा ये सब है। तो नर्मदा जो है सेंट्री नर्मदा रेडियल फ्लो में है, एंटीसीडेंट जो आपका होगा लाइक सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज है। ठीक है, और डेंड्रिटिक ट्रेलिस समझ गए, डेंड्रिटिक हो गया आपका जेंटल स्लोप में होगा, और ट्रेलिस जो होगा आपका अल्टरनेटिंग हार्ड सॉफ्ट रॉक में होगा। ड्रेनेज डेंसिटी आपको बताना होगा कि अगर हाई ड्रेनेज डेंसिटी क्या आती है, कितना लेंथ ऑफ रिवर है पर यूनिट एरिया। अगर ड्रेनेज डेंसिटी ज्यादा है तो वो पानी कम नीचे एब्जॉर्ब करेगा, वो ज्यादा फ्लड इस सब के मामले में चलेगा कि वो ज्यादा पानी का लेंथ है तो वो अंदर परकोलेट नहीं करेगा, वो बह जाएगा ऊपर,
बाहर आ जाएगा। रिवर इंटरलिंकिंग में आपको ये समझना होगा कि अगर आप बोलिएगा कि भैया हम डेंड्राइटिक से रेडियल बना देते हैं, तो वो आपको समझना होगा कि बहुत सारा सब ट्रिब्यूटरी मिलके वो डेंड्राइटिक पैटर्न बना है। तो आप रिवर इंटरलिंक कर दीजिएगा, तो लोकल ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, गंगा क्यों डेंड्रिटिक पैटर्न शो करती है वो हम लोग समझ गए। ये जो सिंपल पॉइंट है ना रेक्टेंगुलर और ट्रेलिस में, ये समझना है कि ट्रेलिस में आपका ट्रिब्यूटरी 98 डिग्री पे जाएगा, जबकि वो सीधा ही जाते रहेगा। रेक्टेंगुलर में आपका मेन ही बेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसके बारे में कि जो कास्ट टोपोग्राफी है उसमें क्या होगा। तो कास्ट टोपोग्राफी में आपको क्या क्या चाहिए? कास्ट टोपोग्राफी में आपको कार्बोनेट रॉक्स चाहिए, जो लाइमस्टोन डोलोमाइट का रॉक है वो चाहिए, पानी चाहिए। बारिश होगा तो कार्बोनेशन होगा, CO2 एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब मेन फीचर यही है, केमिकल कंपोजिशन है कि कार्बोनिक एसिड जैसे ही आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट में जाएगा तो वो बह जाएगा। ठीक है, तो जो बहुत प्राइमरी स्टेज में वो आपको सिंक होल दिखेगा, डोलाइन बनेगा, फिर वो युवाला में कन्वर्ट होगा, पोल्जे में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब लेपिस क्या है? लेपिस है एक्चुअल में जब देखिए, ये डोलाइन युवाला और पोल्जे ये तो आपका गड्ढा टाइप से हो गया, जबकि ये जो आपका ये कैरेन है या लेपीज है, एक्चुअल में आपका समझिए लाइमस्टोन, ये सरफेस को ही ये लोग रग कर देता है। ठीक है, तो एक फ्लूटेड सरफेस बनेगा, ग्रुप सरफेस बनेगा, तो वो लेपीज बोलिएगा। ठीक है, डिसअपियरिंग वो जो एक कैव काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो सिंक करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होगा कि वाटर अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही केव के अंदर जाएगा तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वो मिनरल्स छोड़ देगा। ठीक है, और वो मिनरल्स को बोलेंगे हम लोग स्पिलियोथेम्स। ठीक है, और लार्ज जब वो जो गड्ढा है अंडरग्राउंड वॉइड हो जाएगा, कंटिन्यूअस डिसोल्यूशन ऑफ रॉक से वो केव बन गया। अब स्टेलेक्टाइट और स्टेलिग्माइट, तो साइट है तो मतलब टाइट, स्टेलेक्टाइट टाइट है उसमें, मतलब सीलिंग से टाइट, मतलब सीलिंग से है। स्टेलेग्माइट, माइट मतलब माइट सीलिंग पे होगा तो वो नीचे से है। तो सी है तो सीलिंग, एम है तो नीचे से। ठीक है, कॉलम दोनों जुड़ जाएगा तो कॉलम पिलर बन जाएगा। ठीक है, यूथ स्टेज में आपका सिंक होल ये सब बना, ये डिसिपेयरिंग स्ट्रीम बिगन हुआ। मैच्योरिटी हुआ कि जहाँ पे ये युवाला पोल्जे में चेंज हुआ, अंडरग्राउंड केव पूरे तरीके से बन गया। अब कोई सरफेस पे कोई पानी नहीं जा रहा है, स्टीलियोथेम दिख रहा है आपको, जो मिनरल्स छोड़ रहा है इवेपोरेशन होने के समय। और जब सारा ये खत्म हो जाता है लाइमस्टोन वगैरह, तब वो जो रेमनांट बचता है उसको हम लोग बोलते हैं हम, यूगोस्लाविया में उसको हम बोलते हैं, और क्यूबा में उसको मोगोट बोलते हैं। ठीक है, तो लाइमस्टोन या कास्ट टोपोग्राफी बनने के लिए मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। बहुत स्पीड होगा तो बहुत जल्दी बह जाएगा, ये केव वगैरह बनेगा ही नहीं। कम होगा तो होगा ही नहीं। ठीक है, कार्बोनेशन होगा ही नहीं। ठीक है, और इसके बाद स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट समझ गए हम, और मोरोट समझ गए। इंजीनियरिंग चैलेंज है कि ये सब जगह घर बनाना दिक्कत है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन में आप समझ सकते हैं कि आप, क्योंकि ये तो पानी को ही लेके जा रहा है ना, तो अगर आप केमिकल्स है तो वो अलग ही कुछ दिक्कत हो जाएगा, तो जो एक्वीफर्स है उसको दिक्कत कर देगा। इंडिया में बोरा केव्स है, आंध्र प्रदेश में गुप्तेश्वर है, उड़ीसा में, और आपका सीजू केव्स है मेघालय में। ये 3 जगह है जहाँ पे आपको कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर को रिवाइज करने का बहुत ही बेसिक चीज़ है कि सबसे पहले आपको पोरोसिटी और परमेबिलिटी में अंतर समझना है। पोरोसिटी में आपका पोर्स है, कितना स्टोर हो सकता है पानी। ठीक है, इस पर डिपेंड है। परमेबिलिटी है कि वो जो पोर्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं, अगर कनेक्ट होगा तो पानी रिस जाएगा, इसलिए हाईली पोरस है, इम्परमेबल है। ठीक है, क्योंकि होल जो है कनेक्टेड नहीं है। एक्वीफर में आपको समझना है कन्फाइंड एक्वीफर और अनकन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर होता है जिसके ऊपर एक ब्रेड का लेयर है, मतलब समझिए कि जो वाटर बियरिंग रॉक है वो ट्रैप है दो इम्परमेबल लेयर के बीच में। ठीक है, जो जहाँ पे पानी स्टोर्ड है ना बेसिकली, वो एक इम्परमेबल लेयर, मतलब उसके ऊपर पानी नहीं जा पा रहा है। ठीक है, उसके वो तो इम्परमेबल लेयर है, क्ले का लेयर है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें छेदा नहीं हो सकता, बट पानी अब उसमें से नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो वो कन्फाइंड है, उसके बीच में प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर में वो जमा हुआ है। और अनकन्फाइंड है कि उसमें जो रॉक है जो पानी को कैरी किया है उसके ऊपर कुछ ये नहीं है। ठीक है, अ, तो अनकन्फाइंड एक्वीफर का जो टॉप होगा ना वो वाटर लेवल होता है। ठीक है, अनकन्फाइंड एक्वीफर का जो टॉप लेवल होता है वही वाटर टेबल होता है, ये आपको समझना होगा। तो अगर आप, जो हम लोग आर्टिशियन वेल खोजते हैं खोदते हैं, उसमें क्या करना रहता है कि जो आपको पानी
खोदिए तो आपको तो वाटर टेबल में आप जैसे हीट कीजिएगा तो पानी निकल जाएगा। बट आपको जैसे ही आप अनकन्फाइंड एक्वीफर को टच करते हैं तो पानी बहुत प्रेशर से निकलता है। अब उसमें आपको पंप डालने का जरूरत नहीं है, पानी निकलते जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हुआ कि दो टाइप का एरेशन जोन होता है। एक आपका जो वाटर टेबल का ऊपर वाला जोन है वो वडोसे जोन बोलेंगे। वडोसे जोन आपका उसमें पानी के साथ एयर भी होगा, जबकि जो फ्रिएटिक जोन होगा उसमें सिर्फ पानी होगा वाटर टेबल के नीचे। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब पर्च्ड वाटर टेबल क्या होता है? पर्च्ड वाटर टेबल होता है कि मान लीजिए कि वाटर टेबल के ऊपर एक इम्परमिएबल लेयर लग गया, ठीक है। अभी वो ग्राउंड वाटर वाला सीन नहीं है यहाँ पे। आपका जो वाटर टेबल के ऊपर कोई इम्परमिएबल लेयर लग गया। अब उससे क्या हो रहा है कि पानी की वजह से, बारिश के पानी की वजह से वो एक लेक, इंटरनली लेक क्रिएट हो गया, ठीक है। ठीक है, अब आप वहाँ ड्रिल कीजिएगा तो जल्दी पानी खत्म हो जाएगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक समस्या है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज आपको देखना होगा कि अगर पेवमेंट सीमेंटिंग फ्लैपमेंट करते हैं तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, अर्बन फ्लडिंग हो जाएगा, ठीक है। एस्पिरेंट्स के लिए आपको समझना होगा कि भाई वाटर टेबल जो होता है एक्चुअल में वो सरफेस को मिमिक करता है। तो वैली है तो नीचे चला जाएगा, ये है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हाँ, अनकन्फाइंड एक्वीफर में जो होता है सरफेस जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, ये नीचे वाला हायर प्रेशर पे होगा। स्प्रिंग जो है नेचुरल डिस्चार्ज है, वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस पे आ गया, ठीक है। तो ये समझना होगा, स्प्रिंग मैनमेड नहीं है, स्प्रिंग आपका नेचुरल डिस्चार्ज है जहाँ पे वाटर टेबल एक्चुअल में सरफेस पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड वाटर माइनिंग आपको समझना होगा कि जितना पानी आप डाल रहे हो उससे ज़्यादा पानी निकाल ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि लैंड सब्सिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि अब नीचे पानी का तो एरिया हट गया ना, तो धस सकता है। और कोस्टल एरिया में भी दिक्कत है। कोस्टल एरिया में सॉल्ट वाटर इंट्रूशन का दिक्कत है, जहाँ सी वाटर आपका फ्रेश एक्वीफर में घुस जाएगा तो फार्मिंग दिक्कत हो जाएगा। तो डार्क जोन्स है, ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया है इंडो गंगेटिक प्लेन का, ठीक है। अ, तो क्ले पूरा से इम्परमेबल है, पता चल गया है। पार्टीशन वेल से क्योंकि प्रेशर से निकल रहा है। वाटर टेबल फ्लैट नहीं रहेगा। नेबर के पास फर्स्ट फर्स्ट वाटर टेबल में कहीं वो निकाल रहा होगा। हाउ डज अर्बनाइजेशन अफेक्ट द ग्राउंड वाटर रिचार्ज साइकिल? ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा ठीक से। चलिए मरीन वाला जल्दी से खत्म कर लेते हैं। मरीन वाले में क्या है कि सी कैसे इरोड करेगा? सी सेम जो पानी जैसे एट्रिशन एब्रेशन से कर रहा था, वैसे ये भी हाइड्रोलिक एक्शन से करेगा, एब्रेशन से करेगा, एट्रिशन से करेगा। एट्रिशन होता है आपस में टकराने वाला, एब्रेशन होता है कि आप अपना जो रॉक्स है उससे आप बेड रॉक को तोड़ रहे हैं, तो दैट इज दी कोरेजन और एब्रेशन, ठीक है। इसमें सी क्लिफ या वेव कट प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। मैक्सिमम इरोजन क्लिफ में होगा। नॉच क्या होता है कि सबसे पहले नॉच जितना डीप होगा, ओवर हैंगिंग क्लिफ कोलैप्सेस। जो क्लिफ का बेस होता है उसको नोच बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा सबसे पहले कि सबसे पहले केव बनेगा, पहले तो क्रेक बनेगा, क्रेक में केव बना, दोनों साइड से क्रेक बना, सोचिए कि फिर गड्ढा हुआ, फिर एक ये बन गया, सी आर्क बन गया। आर्क का रूफ कोलैप्स हुआ तो स्टेक बन गया, स्टेक इरोड हुआ तो स्टम्प बन गया। अब जब आर्क या ये बना हुआ होगा, केव बना हुआ होगा, तो एक वर्टिकल ऊपर से मान लीजिए ब्लो होल बना हुआ, वर्टिकल वेंट बन गया सरफेस में, जिससे क्या हुआ कि नीचे से नोच से आके ऊपर हवा या पानी जा रहा होगा, उसको गीजर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और उससे मान लीजिए अगर रूफ कोलैप्स हो गया, एक नेरो इनलेट बन गया, ठीक है, पूरा पूरी, तो उसको जियो बोलेंगे, ठीक है। जियो भी आपका वेव कट प्लेटफॉर्म में है, याद रखना, ये सब भूल जाएगा आदमी सब। डिपोजिशनल में बीच है, बीच आपका टेम्पोरेरी लैंडफॉर्म्स है ड्यू टू सैंड एंड ग्रेवल से, ठीक है। और बार्स क्या हो गया? बार हुआ आपका रिज है जो कि कोस्ट के पैरेलल है, कोस्ट के पैरेलल जो सैंड का जो फॉर्म है वो दैट इज बार, ठीक है। और स्पिट क्या होता है कि स्पिट हुआ कि लैंड से एक दूसरे से जुड़ा हुआ, दूसरा एंड उसका ओशियन में है, दैट इज स्पिट। और एक आइलैंड है, मेनलैंड है बीच में, ये है उसको टोम्बोलो बोलेंगे, ठीक है। अब एक आइलैंड है, मेनलैंड है, बीच में वो आपका मान लीजिए किसी बार से कट है, कट हो गया तो दैट इज लगून बन जाएगा, ठीक है। हाँ, और हम लोग को समझना है कि मरीन मरीन में अपना
डिपोजिशनल है, बार है, ये है। अब इमरजेंट और सबमर्जेंट बीच के बारे में समझना है। इमरजेंट कब होगा? जबकि लैंड उठ जाएगा या सी लेवल नीचे आ जाएगा तो इमरजेंट हो गया, जो कि अपना ईस्टर्न कोस्ट है। यहाँ पे आपका वेव कट प्लेटफॉर्म ज़्यादा दिखेगा। ये जो सबमर्जेंट होता है कि जहाँ सी लेवल बढ़ गया या लैंड नीचे चला गया, तो वो आपका सबमर्जेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका बेस स्टोरीज ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ समझिए। ठीक है, मैंग्रोव को एक पॉइंट याद रखना है कि बायोशील्ड की तरह काम करता है मरीन इरोजन से। ठीक है, वो सी वॉल है। ये चीज़ है। और आप कुछ हार्ड इंजीनियरिंग कीजिएगा तो जो इरोजन का प्रॉब्लम है वो नेबरिंग बीच में चला जाएगा। ये चीज़ है। इसके बाद हम लोग को समझना है कि केव समझ गए, केव से आर्क बना, आर्क से स्टेक बना, फिर स्टम्प बना। ठीक है, हाइड्रोलिक एक्शन जो है लीथल है जॉइंटेड रॉक्स के लिए। ठीक है, वहाँ पे क्रैक ज़्यादा जल्दी बनेगा। ठीक है, जो जॉइंट्स को वाइड कर देगा। ठीक है, टोम्बोलो है, नोच का जो नीचे वाला है क्लिफ का बेस में, वो नोच बनाता है। ठीक है, और नोच डीप होगा तो केव बनेगा। ठीक है, मरीन ड्यून्स है, वो भी आपका विंड से ही बनेगा। ठीक है, ये चीज़ समझने वाला बात है। तो इमरजेंस और सबमर्जेंस समझ गए हैं। अब दो चीज़ है कि आपको सबमर्जेंस समझना है। सबमर्जेंस क्या था कि पानी ऊपर आ गया या लैंड नीचे चला गया, तो उसका है जैसे रिया कोस्ट। रिया कोस्ट हो गया, फजोर्ड कोस्ट हो गया, और आपका डाल्मेशियन कोस्ट हो गया। तो चलो कुछ कुछ कोस्ट के बारे में हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लिए इमरजेंस और सबमर्जेंस। इमरजेंस हुआ तुम्हारा जहाँ पे लैंड ऊपर आ जाएगा या सी लेवल नीचे चला जाएगा। और जो तुम्हारा क्या बोलोगे, सबमर्जेंस है जहाँ पे पानी ऊपर आ जाएगा, लैंड नीचे चला जाएगा। ठीक है, और अब देखो रिया कोस्ट क्या है। रिया को समझो कि पानी वाली है। ठीक है, तो जो रिवर वैली होगा वो अगर आपका सबमर्ज हो जाए तो ये सब सबमर्जेंस कोस्ट है। तो रिया कोस्ट है जहाँ पे आपका रिवर वैली सबमर्ज हो जाए, तो दैट इज आपका रिया कोस्ट। आयरलैंड में दिखेगा। फजोर्ड कोस्ट हुआ आपका ग्लेशियल कोस्ट, जो ग्लेशियल वैली है वो सबमर्ज हो जाए तो फजोर्ड कोस्ट हो गया। आपका डेल्मेशियन कोस्ट है कि जहाँ माउंटेन रिज सबमर्ज हो जाए पैरेलल टू कोस्ट, तो वो आपका डेल्मेशियन कोस्ट हो गया। न्यूट्रल कोस्ट लाइन हो गया जहाँ पे कोई सी लेवल में चेंज नहीं है। ठीक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र सब न्यूट्रल कोस्ट लाइन बोलते हैं सबको। कंपाउंड कोस्ट लाइन हुआ कि जहाँ पे इमरजेंस भी दिखे सबमर्जेंस भी दिखे, ये भी हो सकता है। फोल्ड कोस्ट लाइन को समझने वाला बात है। फोल्ड कोस्ट लाइन क्या होता है कि एक फोल्ड के अराउंड नीचे एक लैंड ब्लॉक सिंक कर जाए तो उससे वो कोस्ट बनेगा ना, तो वो जैसे कोंकण कोस्ट जो अपना नीचे में है, दैट इज ए फोल्ड कोस्ट लाइन। ठीक है, ये समझने वाला बात है। उसके बाद डाल्मेशियन कोस्ट पैरेलल होता है, रिया कोस्ट रिवर वैली का होता है, फजोर्ड कोस्ट तुम्हारा ग्लेशियल है। इंडियन कोस्ट लाइन को अगर आपको समझना है तो जो आपका वेस्टर्न वाला है वो सबमर्जेंस है, ईस्टर्न वाला इमरजेंस है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, डेल्टा, ये सब है। ठीक है, अब पोर्ट का बात करें तो जो सबमर्जेंट वाला कोस्ट होता है ना, वह डीप होता है, नेचुरल इंडेंटेशन होता है, तो नेचुरल हार्बर आपका वेस्ट साइड में दिखेगा। जबकि ये वाला इमरजेंट कोस्ट जो होता है वो सेलो होता है, तो वहां पे ड्रेजिंग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सोल्ट वाटर इंट्रूजन वाला इशू तो यहाँ भी है। तो सोल्ट वाटर इंट्रूजन हो रहा है कि मान लो अगर बहुत सारा सी लेवल राइज हुआ तो नेचुरल एक्वीफर में घुस जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल कोस्ट लाइन को भी खराब हो रहा है। ठीक है, वो भी ध्यान देने वाला बात है। ठीक है, हम लोग को बहुत शांति से ग्लेशियल लैंडफॉर्म को भी समझ लेते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म में आपको समझना है कि बहुत बड़ा बुलडोजर है। ठीक है, अब वो क्या क्या करेगा? पहला प्रोसेस करेगा प्लकिंग। प्लकिंग में क्या होगा कि रॉक को फ्रीज कर देना है और घींच निकाल लेना है, प्लग कर देना है। फिर क्या करेगा? एब्रेशन। एब्रेशन में क्या होगा? एब्रेशन तो हम लोग जान ही रहे हैं, एट्रिशन होता है, एक एब्रेशन होता है। एट्रिशन होता है कि खुद में टकराएगा, एब्रेशन होगा कि रगड़ रगड़ के निकाल लेगा माल मटेरियल उसके अंदर से। ठीक है, अब इरोजनल क्या है? अब इरोजनल में क्या होगा कि सबसे पहले सर्क बनेगा। सर्क है आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आर्म चेयर टाइप से होलो होगा। मतलब कि थ्री साइड से, मतलब इस तरह से आपका होगा, माउंटेन रिज होगा जो कि तीन साइड से स्टीप होगा और एक तरह से ओपन इंड होगा। ठीक है, तो आर्म चेयर टाइप से होता है ये। ठीक है, अगर वो सर्क में पानी भर जाए तो इसका एक कॉनकेव बेस होगा। ठीक है, तो देखिए बेसिकली यही है सर्क। ये आर्म चेयर टाइप से है और तीन साइड से है, बीच एक साइड से एम्प्टी रहेगा, बीच में एक कॉनकेव बेस रहेगा जिसमें पानी जमा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। और टान लेक बोलते हैं उसको, टान लेक, कोरी लेक, ये सब बोलेंगे। हॉर्न हुआ कि आपका
व्हेन थ्री और मोर सर्क इरोड ए पीक, ठीक है, एक पीक, वो उसमें जो बनेगा वो फोन बनेगा, ठीक है। और नाइफ लाइक रिज बनेगा टू सर्क के बीच में, उसको एरिट बोलेंगे, ठीक है। मतलब इस तरह से समझिए कि ये जो सर्क है, अगर ये दो साइड से इरोजन हो गया, यहाँ से इरोजन हो गया, यहाँ से इरोजन हो गया, तो ये जो बनेगा होर्न बन गया, ठीक है। रिच हो गया आपका ये सिंपल, ये एरिट हो गया, ये आपका नाइफ लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये सीधा ये एरिट हो गया, ठीक है। अब जैसे रिवर वी शेप्ड वैली बनाएगा, ये आपका यू शेप्ड वैली बनाएगा, क्योंकि इसमें प्लकिंग और एब्रेशन होता है, ठीक है। और इसका जो फ्लैट बॉटम यू शेप्ड वैली बनाएगा। हैंगिंग वैली क्या होता है कि एक मेन ग्लेशियर है और एक छोटा ग्लेशियर है, छोटा ग्लेशियर भी आपका इरोजन करेगा, बट वो इतना नहीं करेगा कि यू शेप्ड वैली बना पाए, तो आपको लगेगा कि ऊपर एक वैली हैंग कर रहा है, तो वो वैली है हैंगिंग वैली, वहाँ वाटरफॉल वगैरह बनता है। रोस्ट माउंटेन हुआ कि जब आपका ग्लेशियर मूव कर रहा है ना, तो वो पीछे जिसको छोड़ते जाएगा, तो अब मान लीजिए कि जिस डायरेक्शन में आइस मूव कर रहा है, वो आगे आपका पूरा आइस आइस है, और पीछे का जो है तबाह करते हुए जा रहा है, तो वो जो रॉकी हिल बनेगा जिसमें से ग्लेशियर पार हो गया, दैट इज दी रोस माउंटेन, ठीक है, ये चीज समझना होगा। तो ये ग्लेशियली इरोडेड बेडरॉक फॉर्मेशन है कि जब ग्लेशियर पार हो गया, तो जो पीछे माउंटेन स्ट्रक्चर बना या रॉक हिल स्ट्रक्चर बना, वो रोस माउंटेन है, ठीक है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है कि जो ग्लेशियर का जो सोइल है, जिसको उखाड़ते उखाड़ते चला है, वो जो नीचे जब डेब्रिस छोड़ते गया, तो उसको मोरेन्स बोलते हैं। तो साइड साइड में जो है उसको लेटरल बोलेंगे, बीच में है जो मिडिल बोलेंगे, और जो सबसे लास्ट में जो टर्मिनल मोरेन बोलेंगे, ठीक है। ड्रमलिन क्या होता है? ड्रमलिन एक्चुअल में क्या हुआ कि ओवल शेप्ड हिल है, ठीक है, इन्वर्टेड स्पून की तरह दिखता है, ठीक है। तो ड्रमलिन बेसिकली हम लोग को बताएगा कि ग्लेशियर किस डायरेक्शन में मूव किया है। तो जहाँ पे मान लीजिए ड्रमलिन का ये इस ड्रमलिन दिखाते हैं आप लोग को, ये जैसे मान लीजिए ड्रमलिन है, हाँ, तो जैसे ये ड्रमलिन है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली इस डायरेक्शन में, जैसे ये लीवर्ड साइड है, तो इस डायरेक्शन में मूव किया, मतलब जहाँ पे लीवर्ड है वो लीवर्ड साइड में जाएगा, और ये जो कॉनकेव, ये जो ओवल शेप टाइप से है, वो वहाँ पे आइस आइस का डायरेक्शन में है, ठीक है। जैसे देखिए ये ग्लेशियर मूव कर रहा है, नीचे ड्रमलिन बन रहा है, ठीक है, यही है ड्रमलिन। तो जो उसका लीवर्ड साइड है, उस जगह पे आइस गया होगा, और स्टीप साइड में आपका आइस आया होगा, ठीक है। स्कर्स आपका है कि स्कर्स बेसिकली बेड रॉक है, बेड ऑफ रिवर्स है, जो कि आपका ग्लेशियर के अंदर बह रहा होगा किसी समय में, वो स्कर है, ठीक है। ठीक है, तो स्कर समझ गए। स्कर्स बेसिकली एक तरह का रिज है, सॉर्टेड, यू कैन से दी, दोनों ही स्कर्स और आउटवर्स प्लेन आपका ग्लेशियर का एंडिंग साइकिल दिखेगा। तो जो स्कर्स है बेसिकली वो वाइंडिंग रिज है, सैंड और ग्रेवल का। एक्चुअली यहाँ पे रोड वोड बनाने में स्कर्स का यूज होता है, ठीक है। वो सिमिलर है लीव्स के, कि जैसे रिवर का एम्बैंकमेंट होता है ना, वैसे ये रिवर बेड है। आउटवर्स प्लेन हो गया कि ग्लेशियर जहाँ पे वो सारा माल मटेरियल छोड़ दिया, तो वो आउटवर्स प्लेन बन गया, ठीक है। हाँ, तो अनसॉर्टेड जो स्कर्स या आउटवर्स है, वो सॉर्टेड और स्ट्रेटिफाइड होता है, ठीक है। समझ गया ना? ग्लेशियल टिल या जो मोरेन्स है वो अनसॉर्टेड है, मतलब इधर उधर छितरा गया है, वो भी मोरेन्स भी तो आपका ग्लेशियल सेडिमेंट्स ही है। जबकि जो एस्कर्स है वो सॉर्टेड और स्ट्रेटिफाइड है, क्योंकि वो वाटर बेड में वो जा रहे थे, ठीक है। ये चीज है आउटवर्स प्लेन और आपका स्कर्स। डायरेक्शन ऑफ फ्लो में आपका रोस माउंटेन है, रोस माउंटेन। तो रोस माउंटेन को समझिए, तो रोस माउंटेन में बेसिकली इस डायरेक्शन में आइस जाएगा, तो जो प्लेन साइड होगा ना, वो आपका वहाँ उस डायरेक्शन में आइस गया होगा, और जो टूटा फूटा एरिया, रफ एरिया होगा, उस जगह से पार हो गया होगा। उससे आप समझ सकते हैं, जो जेंटल डायरेक्शन होगा ना, वो उसी डायरेक्शन में आइस मूव किया होगा। ड्रमलिन है कि जो हाई इंड है और टेपर्ड इंड है, तो जो हाई इंड है वहाँ उसी डायरेक्शन में आइस मूव किया होगा, टेपर्ड इंड में आपका आगे बढ़ा होगा। और बॉक्सुंड क्या है? तो एक बॉक्सुंड और क्रेवास भी कोई पूछ सकता है, तो बॉक्सुंड और क्रेवास एक जैसा चीज है, पर जैसे देखिए ये बॉक्सुंड, ये बड़ा जो छेदा टाइप से होगा, दैट इज बॉक्सुंड, और ये क्रेवास छोटा छेदा होगा, ठीक है। जाइंट क्रेक है, जो कि
वही वो सर के टॉप में होगा, जहाँ पे मूविंग आइस जो है बेसिकली स्टेगनेंट आइस और मूविंग आइस के बीच में पुल अवे कर रहा है, ठीक है। हाँ, एंशियंट ग्लेशियर का टिलाइट डिपॉजिट मिला है गोंडवाना लैंड में, ये चीज़ है। और उसके बाद जो टर्मिनल मोरेन है, ग्लेशियर लेक बनाता है, ठीक है। तो टर्मिनल मोरेन से आपका ग्लेशियर लेक बनता है, याद रखना है। और उसमें ही जब वो ग्लेशियर लेक फटेगा तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होगा, ठीक है। तो टान और फजोड में अंतर समझ में आ गया। टान और फजोड में क्या अंतर है? टान एक छोटा लेक है सर के अंदर, जबकि फजोड एक यू शेप्ड वैली है, ठीक है, ये समझ में आ गया। हैंगिंग वैली समझ में आ गया। बास्केट ऑफ एग्स ड्रमलिन समझ में आ गया। रोस माउंटेन हो गया आपका, जैसे देखिए जो स्मूथ साइड है वो अपस्ट्रीम है। मान लीजिए रॉक माउंटेन का स्ट्रक्चर को कैसे समझाएं आपको, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको बना के दिखाते हैं। ये इसमें रोस माउंटेन, मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर था, ग्लेशियर मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अब जो ये अपस्ट्रीम वाला जो ये लोग बोल रहा है कि मतलब ये आपका जो ये जेंटल वाला हिस्सा होगा, स्मूथ और जेंटल साइड होगा, ये आपका अपस्ट्रीम, मतलब ग्लेशियर इस डायरेक्शन से मूव किया। पर जैसे ही ग्लेशियर जब मूव कर गया तो ये एरिया जो होगा आपका रग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया जो है थोड़ा रग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आइस प्लग आउट किया। तो ये जो डाउन स्ट्रीम है ग्लेशियर को, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मूथ और रफ साइड देखिए कि ग्लेशियर किस डायरेक्शन से बहा होगा, ठीक है। ये चीज है। मोरेन्स और अस्कर्स मंतर समझ में आ गया ना। तो अस्कर्स और जो आउटवर्स प्लेन है वो जैसे मोरेन्स हो गया कि आइस डायरेक्ट डंप कर दिया, जो भी चीज वो तोड़ा फोड़ किया था ग्लेशियर। अस्कर है कि बेसिकली उसके अंदर से रिवर स्ट्रीम है, तो वो जो तोड़ फोड़ कर रहा था उसको एक क्या बोलोगे, सॉर्ट कर दिया मटेरियल बाय वेट करके। तो उसमें हम लोग सब ग्लेशियर स्ट्रीम जो चल रहा था, ठीक है। चलिए अब डेजर्ट वाला लैंडफॉर्म्स को समझ लेते हैं। डेजर्ट में बेसिकली क्या हो रहा है कि डेजर्ट में दो टाइप का चीज काम कर रहा है, वाटर भी काम कर रहा है, फ्लूइड भी काम कर रहा है, ये चीज याद रखना है। दूसरा चीज जो याद रखना है डेजर्ट में कि डेजर्ट हम लोग केवल अर्ग टाइप ऑफ डेजर्ट समझते हैं कि सैंड्स होगा डेजर्ट में, बट ऐसा नहीं है। डेजर्ट तीन टाइप का है, एक हमाडा, एक रेक सेरीर या अर्ग। हमाडा हुआ कि जो कि बड़ा बड़ा पत्थर मिलेगा जहाँ पे देयर इज ए रॉकी डेजर्ट, ओके। और रेग और सेरीर हुआ क्योंकि एरिड एक्चुअली है कि जहाँ रेनफॉल कम हो रहा है, दैट इज द एरिड एरिया। रेग और सेरीर हुआ जहाँ पे पेबल डेजर्ट है। अर्ग हुआ आपका जहाँ पे सैंड का सी है, मासिव जहाँ ड्यून्स बन रहा है, ठीक है। अब बोल्सन कॉम्प्लेक्स क्या है? बोल्सन क्या है? इंटर माउंटेन बेसिन को हम लोग बोल्सन बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए माउंटेन टॉप से बेसिन फ्लोर में जो वो होगा वो आपका बोल्सन कॉम्प्लेक्स है। कि मान लीजिए जो पहाड़ को तोड़ेगा तो जो रॉकी इरोजनल बेंच बनेगा ना, जो पत्थर सब नीचे आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पेडिमेंट, ठीक है। और जो स्लोप में सेडिमेंट बना, ठीक है, एलुवियल फेन टाइप से जो पेडिमेंट्स और बेसिन फ्लोर के बीच में जो आपका सेडिमेंट डिपॉजिट होगा उसको बजाड़ा बोलेंगे, ठीक है। और प्लाया एक तरह का लेक है, जो बॉटम ऑफ द बेसिन में जो पानी जमा होगा वो प्लाया लेक बनेगा। तो पेडिमेंट हुआ एक्चुअल में रॉकी इरोजनल बेंच जो माउंटेन के बेस में होगा। बजाड़ा एक्चुअल में पेडिमेंट और बेसिन फ्लोर के बीच का है, ठीक है, जो सेडिमेंट डिपॉजिट होगा, ठीक है। विंड इरोजन में समझने वाला चीज है कि विंड इरोजन क्योंकि बॉटम में चलेगा इसलिए विंड इरोजन नीचे ज्यादा मार करेगा। तो जो मशरूम रॉक अगर आप कभी देखिएगा तो वो रॉक का बेस को जल्दी एब्रेस करेगा कंपेयर टू उसका टॉप। अब यार्डिंग और जियोजेन का समझिएगा। यार्डिंग बेसिकली क्या है? यार्डिंग एक वर्टिकल रिज है, ठीक है, जहाँ पे जो आपका सॉफ्ट और हार्ड रॉक जो है ना वर्टिकल बैंड्स में है। तो आप जियोजेन में बेसिकली क्या होता है कि वो टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। सॉफ्ट और हार्ड रॉक हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है, आपको दिखाते हैं फोटो। तो जियोजेन और यार्डिंग का अच्छा एग्जांपल यहाँ पे ऐसे देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल आपका सॉफ्ट और हार्ड रॉक होगा तो जियोजेन बनेगा। और देखिए ये ला फोटो देखिए, वर्टिकल सॉफ्ट और हार्ड रॉक होगा तो यार्डिंग बनेगा। बेसिक यही समझना है। डिमोइसिलस हो गया कि पिलर ऑफ जो रॉक है वो आपका हार्ड रॉक टॉप में उसकी वजह से बच गया। जैसे कि डेमोइसिलस, ये देखिए टॉप में हार्ड रॉक है उसके वजह से वो पिलर बच गया है, बाकी
वो चल जाता है, अकेला हो जाता है। उसके बाद हम लोग को समझना है बहुत सारा ड्यून्स, बर्चन्स हो गया आपका क्रिसेंट शेप्ड का, पाराबोलिक बर्चन्स हो गया आपका क्रिसेंट शेप्ड का, ठीक है। अब पैराबोलिक ड्यून्स होता है कि वो भी क्रिसेंट शेप का होगा, जो उसका हॉर्न होगा ना विंड के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये चीज आप समझिए। तो वो टाइप का ड्यून है जो समझना होगा। जैसे देखिए एक आपका बर्कन्स क्या होता है कि मान लीजिए ड्यून्स बना, एक साइड से वेट आया तो वो उस तरह विंड के डायरेक्शन में तो वो बनेगा, ठीक है। विंड बह रहा बह रहा बह रहा बह रहा, जो पीछे से विंड डिपॉजिट होते जाएगा तो जो उसका पीछे वाला एरिया है ना वो एक समय के बाद गिर जाएगा, ठीक है। अब पैराबोलिक ड्यून होगा कि पीछे अगर मान लीजिए सपोर्ट आ गया वेजिटेशन का, तो अब क्या होगा कि पीछे से तो सपोर्ट है, अब वो पीछे से नहीं गिरेगा, अब वहाँ जमा होगा जमा होगा जमा होगा, अब आगे से गिरेगा तो एक पैराबोलिक ड्यून बन जाएगा, ठीक है। और एक ट्रांसवर्स ड्यून होता है, ये चीज़ है, ठीक है। ब्रॉड ड्यून हुआ एक लिनियर ड्यून हुआ कि जो कि विंड डायरेक्शन के पैरेलल में है, ठीक है। लोएस हो गया कि जो सिल्ट डेजर्ट से बहुत फार अवे है, वो लोएस है, ठीक है। तो बाराकंस जो है वेजिटेशन नहीं चाहिए, पैराबोलिक ड्यून्स में वेजिटेशन चाहिए। पेडिमेंट जो है इरोजनल है, बजाडा जो है डिपोजिशनल है, मेजर इरोजन है ग्राउंड में होगा, ठीक है। जो चंबल रेवाइंस है, जो बेडलैंड टोपोग्राफी है, वो गली इरोजन गली इरोजन का एग्जांपल है डिफोरेस्टेशन के कारण, ठीक है। वहाँ पे उसको ठीक करना है, तो डिफोरेस्टेशन या डेजर्टिफिकेशन हुआ है तो चंबल रिवाइंस का एग्जांपल दे सकते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लाइक हाउ गली इरोजन हैपेंस, ठीक है। और लोएस और एग्रीकल्चर है कि डेजर्ट्स, लोएस जो है वो आपका एक तरह से क्या है, अ, जो विंड ब्लोन सिल्ट है डेजर्ट से दूर आ जाता है, वहाँ पे कुछ कुछ एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है। लोएस प्लेटो इन चाइना, ठीक है। फिर विंड एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं कि जो हाई एनर्जी एरिड इन्वायरमेंट है वो विंड एनर्जी का अच्छा सोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे डिफ्लेशन एज अ प्रोसेस को समझना है। और रॉक स्ट्रक्चर में देखिए यार्डिंग और ज्यूजेन में सबको कंफ्यूजन होता है। तो जो ज्यूजेन है, ज्यूजेन में आप समझिए कि अगर हॉरिजॉन्टल है सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड रॉक, ठीक है। तो आप समझिए ज्यूजेन फ्लैट टॉप टेबल लाइक स्ट्रक्चर ज्यूजेन है। और यार्डिंग हो गया आपका वर्टिकल अगर बैंड्स है तो यार्डिंग हो गया, ठीक है। वेटलैंड टोपोग्राफी बाय रेविन्स एंड गलीज। देखिए गलीज और रेविन्स को भी समझ लेना जरूरी है कि जो गलीज है बेसिकली क्या है, डीप नैरो वाटर का चैनल है, स्टीप साइडेड चैनल्स है जो कि इंटेंस वाटर इरोजन कर रहा है। तो अगर वहाँ डिफोरेस्टेशन भी आप कर दीजिएगा जहाँ पे गली और रेविन्स है, अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल लैंड को बैड लैंड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये डिफ्लेशन को भी एक बार जान लीजिएगा। डिफ्लेशन बेसिकली विंड का विंड से रिलेटेड प्रोसेस है जो कि रिमूव करता है, कैरी करता है डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है। तो प्लेटू और लेक बचा है लास्ट में। तो इंडोरेक लेक होता है टर्मिनल लेक। इंडोरेक लेक होता है कि जो कि हाईली सलान होगा और पानी केवल इवेपोरेशन से वहाँ पे नेचुरल आउटफ्लो नहीं है उसका, और पानी केवल लूज हो रहा है, वो हाईली सलाइन होगा। और लेक एक्चुअल में टेक्टोनिक मूवमेंट से ही बन सकता है, रिफ्ट वैली लेक भी हो सकता है, जैसे आप टंगानाइका लेक, बैकाल, ये सब आपका रिफ्ट वैली लेक है, याद रखना है, ठीक है। सेलाइन लेक है, जैसे सांबर लेक हो गया, कैस्पियन लेक हो गया, ये सब इंडोरेक लेक है, ठीक है। वोल्केनिक एक्टिविटी से भी हम लोग पढ़े हैं, क्रेटर से हो सकता है, काल्डेरा लेक हो सकता है, आपका कास्ट लेक था, इरोजन से हो सकता है, प्लाया लेक हो सकता है, ठीक है। डिपोजिशन से हो सकता है, जैसे ओक्सबो लेक हो सकता है, लगून हो सकता है, ग्लेशियल लेक हो सकता है, ठीक है। समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ग्लेशियर, ग्लेशियर कौन सा लेक लेक बना रहा है, टान लेक या जो आपका कोरी लेक है वो बनाया। वोल्केनिक एक्टिविटी से जब आपका काल्डेरा बना तो काल्डेरा लेक हो गया, क्रेटर लेक हो गया। इरोजन से आपका कार्स्ट में लेक बन गया, प्लाया प्लाया लेक बना, ठीक है। और डिपोजिशन से मान लीजिए ऑक्सबो लेक हुआ, ऑक्सबो लेक बन जाएगा, लगून्स बन जाएगा, ग्लेशियर लेक बन जाएगा, ठीक है। मैनमेड लेक तो है ही। प्लेटू में अगर आ जाए तो इंटर माउंटेन प्लेटू है, जो हाईएस्ट और मोस्ट एक्सटेंसिव है। सभी साइड से माउंटेन से घिरा रहता है। तो तिब्बतन प्लेटू हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड का, इंटर माउंटेन प्लेटू है।
वोल्केनिक प्लेटू भी बनेगा कि डेक्कन प्लेटू जो बना है अपना वोल्केनिक प्लेटू है। इरोजनल प्लेटू भी है कि जो कि ओल्ड प्लेटू है जो कि आपका रिवर से इरोड हो जा रहा है, जैसे कि स्कॉटिश हाईलैंड्स या प्लासियन प्लेटू ये सब। ठीक है, प्लेटू क्योंकि मिनरल पावर हाउस है, हाइड्रो पावर का अच्छा सोर्स होता है प्लेटू। लोनार लेक जो है आपका महाराष्ट्र में है, वो मेटेओरिटिक इम्पैक्ट से बना है वो लेक। ठीक है। remnants of large plateau that has eroded away, they are older than the valleys surrounding them। ठीक है, आउटलायर्स उसको बोलते हैं। सेलिनिटी इंडोरिक लेक मोस्ट सेलाइन होता है। हाई सैलिनिटी है क्योंकि उसमें कोई आउटफ्लो नहीं है ना, उसमें बस इवेपोरेट हो रहा है तो उसका सॉल्ट जमा होते जा रहा है। व्हाट डू यू कॉल इंटरमाउंटेन प्लेटो, डेक्कन प्लेटो से आपका वो बसाल्टिक फ्लो से हुआ है। ऑक्सबो लेक डिपोजिशनल फीचर से बनेगा। और माइनिंग हब है वहाँ। ठीक है। डन।